नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श के बारे में। इससे पहले मैं वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित 2 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें वैदिक कालीन शिक्षा का परिचय, उसका काल और उससे संबंधित जो भी संस्कार होते थे उसके बारे में मैं 2 वीडियोस में पहले बता चुका हूं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श। वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, आदर्श क्या थे। तो यहां हम सबसे पहले देखते हैं स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन। वैदिक काल में स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता था। जैसा कि आप सर्वविदित है और आप सब जानते हैं कि वैदिक काल में समय से जगना, समय से सोना, योगा, प्राणायाम, स्नान का समय, सादा भोजन, सारी चीजें इस प्रकार से थी जिससे शारीरिक स्वास्थ्य ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो सके और उसका संवर्धन हो सके और शारीरिक विकास पूरी गति से आगे बढ़ता रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा का जो पहला उद्देश्य था स्वास्थ्य के बारे में, वह बहुत ही महत्वपूर्ण था और वैदिक काल में स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता था। आगे हम देखते हैं दूसरा, ज्ञान का विकास एवं अनुभूति पर बल। वैदिक काल की एक विशेष बात यह थी कि ज्ञान प्राप्त तो किया ही जाता था, लेकिन उस ज्ञान को व्यवहार में अवश्य लाने का प्रयास किया जाता था। उस ज्ञान की अनुभूति की जाती थी। जैसे हमने ज्ञान में यह बात देखी कि भाई सदा सत्य बोलना चाहिए, तो सत्य बोलने की प्रैक्टिस की जाती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चीजें सैद्धांतिक तौर पर वैदिक काल में थी उनको व्यवहार में लाने का प्रयास किया जाता था। यह वैदिक काल की एक विशेष बात थी। आगे हम देखते हैं सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध एवं उनका पालन। वैदिक काल में जो हमारे सामाजिक दायित्व होते थे, जैसे परिवार के प्रति दायित्व, समाज के प्रति दायित्व, माता पिता के प्रति दायित्व और राष्ट्र के प्रति दायित्व, इन सारे दायित्वों की भरपूर शिक्षा वैदिक काल में दी जाती थी और राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर इन कर्तव्यों का पालन किया जाता था। यह भी वैदिक काल की एक अपने आप में विशेष बात थी। आगे हम देखते हैं तीसरा, चौथा, संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। वैदिक काल में अपनी संस्कृति पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था और उसका विकास करने का प्रयास किया जाता था। जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक काल में सुदूर से विद्यार्थी भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और जहां जहां भी वैदिक कालीन शिक्षा का प्रभाव जाता था वहां उसकी संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होता था। आगे हम देखेंगे कि नैतिक एवं चारित्रिक विकास। वैदिक कालीन शिक्षा में नैतिक एवं चारित्रिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था और एक तरीके से इन चीजों को छात्र गुरु का अनुकरण करके भी सीखते थे। उस समय जो गुरु का दायित्व होता था वह बहुत ही विशेष दायित्व होता था और गुरु विशेष अनुकरणीय होते थे। उनका नैतिक बल, उनका चारित्रिक बल विशेष होता था जिसका छात्र अनुकरण करते थे और जीवन में आगे बढ़ते थे। आगे हम बात करते हैं जीविकोपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा। वैदिक काल में सिर्फ यही नहीं कि भाई आध्यात्मिक शिक्षा ही दी जाए या नैतिक चरित्र पर ही बल दिया जाए, उसके साथ साथ जीवन यापन कैसे किया जा सकता है, इस प्रकार की शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जाता था। चाहे वह चिकित्सा शिक्षा हो, आयुर्विज्ञान हो, चाहे वाणिज्य की शिक्षा हो, पशुपालन हो, कृषि से संबंधित शिक्षा हो, सैनिक शिक्षा हो, सभी प्रकार की ऐसी शिक्षा जिससे जीवन यापन करना आसान हो सके, वैदिक काल में इस प्रकार की सभी शिक्षाओं पर ध्यान दिया जाता था। आगे हम बात करते हैं आध्यात्मिक उन्नति। वैदिक काल में आध्यात्मिक उन्नति पर भी विशेष बल दिया जाता था, यानी धार्मिक शिक्षा, चाहे दर्शन से संबंधित शिक्षा हो, वेद वेदांत से संबंधित शिक्षा हो, उपनिषदों की शिक्षा हो, इस प्रकार की शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जाता था और पूरी तरीके से मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, इस कारण से मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए आध्यात्मिक उन्नति ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास किया जाता था। ये थे शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श। आगे हम बात करेंगे शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त।
तो यहां हम देखते हैं कि प्रशासन एवं वित्त में कि जो शिक्षा थी उस समय राज्य के नियंत्रण से पूरी तरीके से मुक्त थी, यानी कि राज्य का शिक्षा पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। इस शिक्षा पर पूरी तरीके से जो नियंत्रण था वह गुरुओं का नियंत्रण था। जो भी शिक्षा उस समय गुरु देते थे वह अपने अनुसार, अपनी पद्धति के अनुसार, अपने विषयों के अनुसार शिक्षा देते थे। राज्य का उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। दूसरा हम देखते हैं कि शिक्षा पूरी तरीके से निःशुल्क थी। शिक्षा निःशुल्क थी, किसी प्रकार का पहले से कोई फीस या पैसा नहीं लिया जाता था। लेकिन फिर भी कैसे उसकी वित्त व्यवस्था संभाली जाए, तो उसके लिए दान, भिक्षा और इसके साथ साथ गुरु दक्षिणा से उसकी जो वित्त व्यवस्था थी, शिक्षा का जो वित्त पोषण होता था वह दान, भिक्षा और गुरु दक्षिणा के द्वारा होता था। लेकिन यह गुरु दक्षिणा में छात्र कितना दें, क्या दें, यह निश्चित नहीं था। छात्र अपनी श्रद्धा अनुसार यह गुरु दक्षिणा देते थे। अब हम बात करेंगे शिक्षण विधियों की कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से किन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। तो यहां हम सबसे पहले देखते हैं अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि। उस समय गुरु वैदिक काल में वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, छात्र उनका अनुकरण करते थे और अनुकरण करते करते वे वेद मंत्रों को कंठस्थ कर लेते थे, याद कर लेते थे। यानी कि इस प्रकार भी कह सकते हैं कि गुरु पहले वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, छात्र उनके पीछे पीछे दोहराते थे और लगातार दोहराने के बाद, लगातार उच्चारण करने के बाद वह वेद मंत्र उन्हें कंठस्थ हो जाता था, याद हो जाता था। दूसरा हम देखते हैं व्याख्या एवं दृष्टांत विधि। गुरु किसी भी विषय पर पहले उसकी व्याख्या करते थे, उसका अर्थ स्पष्ट करते थे, उसका भावार्थ समझाते थे। उसके बाद दृष्टांत के माध्यम से छात्रों को पूरा समझाने का प्रयास किया जाता था, जिससे कि छात्र की बात पूरी तरीके से समझ में आ सके। उसके बाद हम देखते हैं कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। गुरु जब भी कोई प्रैक्टिकल करवाते थे, व्यवहारिक ज्ञान छात्रों को देने का प्रयास करते थे, तो सबसे पहले किसी भी चीज को सामने रखकर उसके बारे में उनको समझाते थे। समझाने के बाद उनको अच्छी तरीके से दिखाते थे और दिखाने के बाद बच्चों से उस पर अभ्यास करवाते थे। जैसे विज्ञान का कोई प्रैक्टिकल करना हो या शल्य चिकित्सा से संबंधित कोई प्रयोग बच्चों को समझाना हो, तो उसमें जो गुरु होते थे उसमें कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि का प्रयोग करते थे। आगे हम देखते हैं प्रश्नोत्तर, वाद विवाद एवं शास्त्रार्थ विधि। प्रश्नोत्तर विधि में जो छात्र होते थे वह गुरु से प्रश्न पूछते थे, गुरु उनका उत्तर देते थे और समझाने के बाद फिर गुरु भी छात्रों से प्रश्न पूछते थे और उत्तर लेने का प्रयास करते थे। उसके बाद वाद विवाद। गुरु और शिष्यों के बीच भी वाद विवाद के माध्यम से निष्कर्ष पर पहुंचा जाता था। शिष्यों के मध्य गुरु वाद विवाद के माध्यम से निष्कर्ष पर पहुंचवाने का प्रयास करते थे। और फिर शास्त्रार्थ विधि के द्वारा, शास्त्रार्थ विधि का मतलब है कि विद्वानों के सम्मेलन किए जाते थे। बहुत सारे विद्वानों को एक मंच पर इकट्ठा किया जाता था, उनके द्वारा विभिन्न विषय पर जिसमें भी वो निपुण होते थे उस विषय से संबंधित शास्त्रार्थ करवाया जाता था, जिससे कि शिष्यों को ज्यादा से ज्यादा उनका ज्ञानार्जन हो सके। आगे हम देखते हैं श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन। श्रवण का मतलब होता है सुनना, मनन का मतलब होता है चिंतन एवं मनन करना और निधिध्यासन का मतलब होता है नियमित अभ्यास करना। जब गुरु कोई बात बोलते थे, छात्र उसे ध्यान से सुनते थे, उसका चिंतन एवं मनन करते थे और चिंतन मनन करने के बाद
जब सत्य उनकी पकड़ में आ जाता था तो फिर उस पर नियमित अभ्यास करते थे। आगे हम देखते हैं तर्क विधि। तर्क शास्त्र जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए तर्क विधि में 5 पद होते थे। मित्रों, यह बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है, तो कृपया इस पर विशेष ध्यान दें। तर्क जो विधि थी, तर्क शास्त्र जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसके 5 पद होते थे। पहला प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा अनुप्रयोग और 5वां निगमन। तो साथियों, आप इन 5 पदों को ध्यान रखेंगे, यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं कहानी विधि। वैदिक काल में कहानी विधि का भी भरपूर प्रयोग होता था। इसे हम एक उदाहरण से समझें कि पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी जो कहानी संग्रह है वह वैदिक काल में ही इन कहानियों का संग्रह किया गया था। आचार्य विष्णु शर्मा जी के द्वारा इन कहानियों का संग्रह किया गया था, इनकी रचना की गई थी और राजकुमारों को नीति समझाने के लिए, नीति उपदेश देने के लिए उन्हें इन कहानियों के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। पहले उन्हें कहानी सुनाई जाती थी और कहानी सुनाने के बाद फिर उस कहानी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। आचार्य जी फिर उन कहानी में बातें कही हैं उनसे संबंधित छात्रों से या शिष्यों से उससे संबंधित प्रश्न पूछते थे। अब हम बात करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार से परीक्षा ली जाती थी और छात्रों को क्या उपाधियां दी जाती थी। आइए नजर डालते हैं। तो जो परीक्षा उपाधियां थी वो इस प्रकार थी। जो परीक्षा थी वह मौखिक रूप से ली जाती थी। परीक्षा गुरु के द्वारा ली जा सकती थी या गुरु के द्वारा बुलाए गए दूसरे विषय विशेषज्ञों के द्वारा भी परीक्षा ली जाती थी। जब गुरु की नजरों में छात्र खरा उतर जाता था या उनको गुरु को लगता था कि हाँ, यह छात्र जो विषय इसने पढ़े हैं उसमें पारंगत हो गया है, तो गुरु उसको पास मान लेते थे। और विद्वान भी, जो बुलाए हुए विद्वान होते थे, यदि उनकी नजरों में भी छात्र खरा उतरता था तो उसको पास मान लिया जाता था, उत्तीर्ण मान लिया जाता था और उसको फिर जो भी उपाधियां उसके विषय संबंधित होती थी, उसका जो समय काल से संबंधित उपाधियां होती थी वो फिर उसको दी जाती थी, लेकिन मौखिक रूप से। कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, योग्यता ही प्रमाण पत्र होती थी। हम देखते हैं कि जब छात्र 12 वर्षीय शिक्षा पूरी कर लेता था या 1 वर्ष का एक वेद का अध्ययन पूरा कर लेता था 12 वर्ष में, तो उसको स्नातक की उपाधि दी जाती थी। यानी 12 वर्ष का पाठ्यक्रम या एक वेद का अध्ययन पूरा करने पर छात्र को स्नातक की उपाधि दी जाती थी। उसके बाद छात्र यदि 24 वर्ष में 2 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेता था तो उसको वसु की उपाधि से अलंकृत किया जाता था, उसको वसु की उपाधि दी जाती थी। यदि छात्र 3 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेता था और 36 वर्ष में वो 3 वेदों का अध्ययन यदि पूरा कर लेता था तो उसे रुद्र की उपाधि दी जाती थी। और यदि छात्र 48 वर्ष में 4 वेदों का अध्ययन पूरा कर लेता था तो उसे आदित्य की उपाधि दी जाती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक वेद का अध्ययन या अपनी जो 12 वर्षीय शिक्षा पूरी करने पर छात्र को स्नातक की उपाधि दी जाती थी। 24 वर्ष का अध्ययन पूरा करने पर या 2 वेदों का अध्ययन पूरा करने के बाद छात्र को वसु की उपाधि दी जाती थी। 3 वेदों का अध्ययन और 36 वर्ष पूरा करने पर छात्र को रुद्र की उपाधि दी जाती थी और 48 वर्षीय पाठ्यक्रम या 4 वेदों का अध्ययन पूरा करने पर उसे आदित्य की उपाधि दी जाती थी। यहां एक बात और उल्लेखनीय है कि जो साहित्य और अर्थशास्त्र के छात्रों के अध्ययन की जो अवधि होती थी,
साहित्य और अर्थशास्त्र के जो छात्रों की अध्ययन अवधि होती थी वह 10 वर्ष की होती थी।